नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तराखंड के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पेपर लीक प्रकरण को लेकर मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी छूटेगा नहीं। एसआईटी बनाई गई है और जो भी इसमें शामिल होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में 80,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। यहां एक व्यक्ति ने केवल अपने लिए ये काम किया है। अगर पेपर बाहर आया तो कुछ खास व्यक्तियों तक कैसे पहुंचा, ये सब जांच करने के लिए ही एसआईटी काम करेगी। सीबीआई जांच के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि अभी जब एसआईटी जांच कर रही है तो पहले वो पूरी हो जाए। हमें किसी जांच से परहेज नहीं है, एसआईटी जांच से भी परहेज नहीं है। छात्रों के हित में जो भी जांच करानी पड़े हम कराएंगे। युवा यदि चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो वो भी करवा देंगे। हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। देहरादून में पिछले 8 दिनों से बेरोजगार संघ के बैनर तले उत्तराखंड के बेरोजगार छात्र छात्राएं पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की एक सूत्रीय मांग थी कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार से छात्रों की मांग पूरी करने को लेकर सुझाव दिया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराने की बात कही थी। वहीं मुख्यमंत्री धामी छात्र छात्राओं के बीच धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि किसी भी हाल में वो बच्चों का अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की जो भी मांग है कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सरकार छात्रों के हित को देखते हुए उनकी मांगों को पूरा करेगी। देखिए, ये सारे हमारे बच्चे हैं और हमको उनके साथ अभिभावक की तरह ही बिहेव करना चाहिए, ये मेरा मानना है। पूरे प्रदेश के नौजवान आज हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, ब्लॉक मुख्यालयों पर चल रहा है, कस्बों, मुझे लगता है सैकड़ों जगह पर राज्य में सब चल रहा है। अब हमारे जो नौनिहाल है, जो हमारा भविष्य है, वो अगर एक डिमांड कर रहा है और एक पेपर लीक हुआ है, उसको लोगों ने तमाम तरह से व्याख्यायित किया जो गलत है, उसको मैं नहीं मानता। पेपर बाहर गया है, लीक का मतलब तो यही होता है। तो उस पर सीबीआई जांच कराने में मैंने कहा था कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और मैंने मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट किया था एक मीडिया के माध्यम से कि इस पर आप जांच कराते हैं तो अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। उससे हमारे छात्रों की जो भावना है उसका भी सम्मान होगा और न्याय भी होगा। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस 3 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ेगी। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने धामी सरकार पर नकल माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच से बच रही है। कांग्रेस ने हाकम सिंह प्रकरण में अब तक कोई सजा नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं। पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हो रहा है और अब कांग्रेस 3 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का ये आंदोलन देखने को मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार पेपर लीक से जुड़े हुए लोगों को संरक्षण दे रही है, उन्हें बचा रही है और कई सवाल उठाए गए हैं। पूर्व सांसद प्रदीप सिंह टमटा ने राज्य सरकार को घेरते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। हाकम सिंह प्रकरण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनको सजा अब तक क्यों नहीं हुई। देखिए, पार्टी 3 तारीख को अक्टूबर को पेपर लीक के मामले में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है। हमारा तो सीधा आरोप है, मेरा आरोप है कि धामी सरकार और धामी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के नकल माफिया को संरक्षण दिए हुए है।
नहीं तो जब पूरे बेरोजगार लोग राज्य के विभिन्न शहरों में और देहरादून में पिछले लंबे समय से धरने पर दिए हुए हैं, मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुड़की से, जहां जीएसटी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद ने सभा की है, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करके देश की जनता के हितों में कार्य किया है, जिसके चलते आमजन को काफी राहत मिल सकेगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने कहा कि जीएसटी कम होने से देश के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि जीएसटी में किए गए बदलावों, दरों में कटौती और स्लैब को कम करने को लेकर देश भर में बीजेपी जागरूकता फैला रही है। लोगों तक बचत उत्सव का भी आयोजन कर रही है, जिसके तहत देश की जनता के हित में किस तरह से जीएसटी में बदलाव किया गया है, इसको लेकर आम जनता तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। देखो, ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, मेरे बहुत बड़े नेताओं ने बता दिया, और मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ जो किसी ने नहीं बताया, कि जीएसटी बढ़ने का विरोध तो होता है, और कुछ लोग जो है जीएसटी घटने का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बता सकते हैं? बुद्धिजीवी हैं, उनको ये नुकसान हो रहा है कि पहले वो 28% की खाते थे। मैं तो बहुत अच्छे से देखती हूँ, सामने की सभा बता रही है कि हाँ कितना उत्साह मेरे मंगलौर विधानसभा के भाइयों और बहनों में है। जीएसटी से तो 140 का 140 करोड़ भारतवासी प्रसन्न है और उत्सव मना रहा है, क्योंकि हमारी जो इस तरह नशे से जुड़ी चीज़ें हैं, लग्जरी से जुड़ी चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी बढ़ेगा। इसके बावजूद भी वो इसलिए खुश हैं। मैं तो दुकान बाजार में गई हूँ, रुड़की का बाजार किया है मैंने दुकानदारों के बीच। उनका कहना बस इतना है कि जी प्रभावित तो हम भी हो रहे, घर में राशन तो हमारे भी आता था, मेडिकल की छूट मिली है दवाइयों पर, आयुष्मान योजना है, आज बहुत आसान हो गया है बीमारी से लड़ना, ये सुविधा तो हमें भी मिली। वहीं बड़कोट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने समता एवं योगाभ्यास के पश्चात शस्त्र पूजन किया। वहीं उन्होंने युवाओं से समाज के प्रति सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की। पौंटी गांव में बड़ी संख्या में आरएसएस कार्यकर्ता इसके लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने मां भद्रकाली की विशेष पूजा अर्चना भी की। संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संघ के पंच परिवर्तन पर कार्य करने का आह्वान किया गया। खंड प्रचारक प्रदीप सिंह असवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। शताब्दी शिविर में अपनी पोशाक पहनकर कई स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया है। और आज नवरात्रि के 8वें दिन देहरादून में महाअष्टमी पर मां महागौरी को सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि महागौरी की साधना करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और इसी को लेकर महागौरी की यहाँ विशेष पूजा अर्चना की गई। सचिन उनियाल जी, आज का दिन अष्टमी का दिन है, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार क्या मान्यता है और किस तरह से आज पूजा अर्चना की जाती है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये अष्टमी तिथि है। आज नवरात्रि का अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस तिथि पर लोग आकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं, हलवे चने का प्रसाद माँ को अर्पण करते हैं और इस दिन लोग पूजा अर्चना विशेष रूप से करते हैं, विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और कहा जाता है, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है।
नवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस नवरात्रि पर्व पर लोग आकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे मातर अंबिकां भगवती वाणी रमा सेवितां कल्याणी कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रिया वेदांतं प्रतिपाद्यमान विभवं बिंदु मनोरंजनम श्रीचक्राचितरत्नपेट निलयां श्रीराजराजेश्वरी माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी सबकी जननी है, सबकी माँ है, तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते। डॉक्टर श्वेता चौहान। कैसे आज के दिन को देखते हैं आप? आपका दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आज का दिन, अगर आज के दिन के लिए हम कहा जाए तो ये माता के तो सारे स्वरूप हैं, पर आजकल के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो दुर्गे माता के इस स्वरूप के तो सबसे ज़्यादा महत्वता है। ये अष्टमी का दिन ही नहीं है, माँ धरित्री एक तरीके से हम कह सकते हैं आजकल की यंग जनरेशन के लिए एक हिम्मत, एक संचार, एक नई शक्ति का संचार देखती हूँ मैं, एक नई ऊर्जा का स्वरूप देखती हूँ, और जिसकी आजकल के युवा को बहुत ज़रूरत है। तो ये शक्ति का प्रतीक है, ये संचार का प्रतीक है और एक आपके आस्था का प्रतीक है। तो माता रानी के इन दिन का सबसे ज़्यादा महत्व। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे 36 मिनट पर अभिजीत मुहूर्त में धार्मिक विधि विधान के साथ होगा। मंदिर समिति ने आज शारदीय नवरात्र पर शुभ मुहूर्त निकाला है। अन्नकूट के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इसके बाद गंगा जी की भोग मूर्ति को डोली यात्रा के साथ मुखबा के लिए रवाना किया जाएगा। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त 2 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर निकाला जाएगा। बता दें कि यमुनोत्री धाम में कपाट बंद करने की परंपरा भैया दूज पर है। इस बार भैया दूज 23 अक्टूबर को है। मुहूर्त निकालने के बाद यमुना की डोली लेने के लिए खरसाली गांव से शनि महाराज की डोली यमुनोत्री पहुंचेगी, जिसके बाद शनि महाराज के नेतृत्व में मां यमुना की डोली खरसाली पहुंचेगी। कपाट बंद होने तक खरसाली में स्थित यमुना मंदिर में मां यमुना के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर फूलचट्टी के पास सड़क धंसाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भू धंसाव के चलते कई श्रद्धालुओं की गाड़ी फंसने की खबर सामने आ रही है। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फूलाव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सड़क धंसाव से न केवल स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, बल्कि यमुनोत्री धाम की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हरिद्वार में मानसून के दौरान आई बाढ़ और आपदाओं से हुई क्षति का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सर्वेक्षण टीम ने जिला आपदा कार्यालय में बैठक की और आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तराखंड में आए प्राकृतिक आपदाओं का आंकलन करने के लिए पीडीएनए की टीम लगातार राज्य भर का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में ये टीम हरिद्वार पहुंची और मनसा देवी की पहाड़ी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। टीम ने यहां लैंडस्लाइड के खतरे और संभावित नुकसान की बारीकी से अध्ययन की। साइंटिस्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर तक टीम अपनी पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगी। इस रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद सरकार की ओर से बजट आवंटित किया जाएगा। इसके बाद जिन स्थानों पर भूस्खलन की आशंका है वहां रोकथाम और निवारण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। टीम ने भीमगोड़ा पुल के पास रेलवे ट्रैक पर बार-बार गिर रहे मलबे और मनसा देवी के क्षेत्र के भूस्खलन संभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। वो जो रोकथाम वो प्रोटेक्शन मेजर प्रोवाइड किया था, ताकि अगर कोई पत्थर वगैरह ऊपर से गिरता है ताकि वो रेलवे ट्रैक या किसी आबादी पे ना गिरे। अब हम होलिस्टिकली सोच रहे हैं उस प्रोटेक्शन के अलावा ये जो पहाड़ क्षेत्र है इसमें से अगर रोकथाम इस तरह से लैंडस्लाइड ना हो तो उसकी भी स्ट्रेंथनिंग का जो कार्य है इसमें डिटेल डीपीआर बनाया जाएगा और उसके तहत साइंटिफिकली किया जाएगा, ताकि ये जो बार बार जो लैंडस्लाइड होती है ये वाली दिक्कतें ना आए।
और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में सैकड़ों लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद के बाद देखते ही देखते ब्रह्मपुरी इलाके में भारी भीड़ जुट गई। नारेबाजी और सड़क जाम से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में लंडौरा क्षेत्र में जहरीले धुएं और स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर कई कोल्हुओं में भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं। इस दौरान कई कोल्हुओं को अग्रिम आदेश तक सील भी कर दिया गया है। अधिकारियों को मौके पर भट्टियों में प्लास्टिक और रबड़ जलाने जैसी खतरनाक गतिविधियां मिली, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा था। निरीक्षण करना है, औचक निरीक्षण करना है, जिसमें जो अनियमितता पाए वो विभाग उस अनुसार कार्रवाई करेगा। मैं फूड सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने संदेह के आधार पर फूड के सैंपल लिए हैं गुड़ के, और उसको स्टेट लैब में भेजेंगे और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जितने भी यहाँ पे कोल्हू चल रहे हैं उनमें प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। कुछ कोल्हू के पास बिना लाइसेंस, जो खंडसारी विभाग लाइसेंस जारी करता है, वो लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस है तो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार के बहुत सारी अनियमितताएं कोल्हू में उनके बारे में शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय और जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में आज एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, और जो भी अनियमितता जहाँ पे भी पाई जा रही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मेरे कोल्लू में कुछ नहीं मिला जी, ज़बरदस्ती तनाशाई और मेरे कोल्लू में सील करा गया जी। कोई किसी किस्म का आप खड़े यहाँ, आप तहकीकात कर लो, मेरे कोल्लू में कोई किस्म का कुछ भी नहीं मिला। ज़बरदस्ती, मैं चैंपियन का आदमी, इसलिए मेरा कोल्लू सील किया गया। हरिद्वार में कनखल के जमालपुर में युवक को गोली मारकर हत्या करने की खबर सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस को एक मेमो जो होटल से प्राप्त हुआ था, उसमें ये बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फरार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियां और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। जो भी इसमें विवेचना में, जो भी इसमें पूछताछ में निकलेगा, उसी के अनुरूप आगे अभियोग पंजीकृत करके आगे। राजकीय शिक्षक संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के लिए शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में विशाल रैली का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर अपनी मांगों के लिए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों का कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सचिव और विभाग के अधिकारियों से बातचीत और बैठकों के बाद भी शिक्षकों की मांग पर विचार नहीं किया जा रहा, जिसके कारण मजबूर शिक्षकों को सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त करना पड़ रहा है। इस दौरान शिक्षकों ने प्रधानाचार्य, विभागीय सीधी भर्ती निरस्त करने जैसी प्रमुख मांगों के लिए रैली के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की। बताया गया कि शिक्षक लगातार अपने शिक्षण कार्य और छात्र हित के कार्यों को करते हुए अवकाश के दिन अपनी मांगों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इनके पसीने तो बहुत पहले निकल गए थे। हमने जिस दिन देहरादून के अंदर बहुत महारैली निकाली थी, जिस दिन हमारे 12,000 शिक्षक विषम परिस्थितियों में भी देहरादून पहुंच गए थे, लेकिन इन्होंने हमेशा शिक्षकों को हल्के में लिया और चैलेंज भी किया, चैलेंज भी कह सकते हैं, उन्होंने चैलेंज भी किया कि ये 2-3 हज़ार शिक्षक हैं तो पसीना निश्चित रूप से, अगर अभी भी मैं तो निश्चित रूप से मन से विकार आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ
जबकि अभी भी समय है। शिक्षकों को हल्के में मत लो। इनका जो पसीना है, जो खून से ये पत्र लिख रहे हैं, कहीं ना ऐसा न हो कि बहुत बड़ा विस्फोट उत्तराखंड की राजनीति में हो। तो मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। आज हम यहाँ पूरा गढ़वाल मंडल का शिक्षक और साथ ही साथ प्रदेश कुमाऊं से भी यहाँ पर शिक्षक आए हैं और ये एक मैसेज माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस विधानसभा, जो उनकी विधानसभा है, उसे देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके द्वारा जो हकधर्मिता निभाई जा रही है और जो शिक्षकों की मांग है उसको पूरा करने के लिए बार बार उसको टाल मटोल किया जा रहा है। उसके लिए आज इस श्रीनगर में एक शिक्षकों का सैलाब उमड़ पड़ा और एक संदेश माननीय मंत्री जी को भी और उत्तराखंड सरकार को भी गया है कि यदि इसी तरह से शिक्षकों की जो मांगे हैं और जो प्रमुख मांगे हैं उन पर विचार नहीं किया जाता है तो भविष्य में इससे भी अधिक आंदोलन। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई, जहां कुल 89 शिकायतें दर्ज की गई। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारी जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। एक स्कूल से जुड़ी शिकायत में ड्रेस के नाम पर वसूली के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच के आदेश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। आई है मुख्यतः जो है वो कुछ जमीन से लेके हैं, कुछ पानी को लेके हैं, कुछ किसी के बिजली के इश्यूज हैं, रोड पे गड्ढे भरान को हैं। उसके अलावा चूंकि अभी जैसे बारिश हमारी समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ शिकायतें नाली सफाई को लेके और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी सफाई को लेके समस्याएं आई हैं। उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों को निर्देश कर दिया गया है कि जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल जो है उसका निराकरण करें और कोशिश करें जो शिकायत करता है उनको भी उस निराकरण के बारे में अवगत कराएं। देखिए 3 विभाग हैं जिनके अधिकारी जो है नहीं पहुंचे हैं, जिसमें एआर कोऑपरेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। और लक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने क्षेत्र में चोरी हुए 14 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 3,36,000 रुपए आंकी गई है। ये मोबाइल फोन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा से चोरी किए गए थे। पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से इन सभी फोन को ट्रेस कर बरामद किया है। ये कार्रवाई लक्सर पुलिस की तकनीक दक्षता और तत्परता को दर्शाती है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।